बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज महमूद सुनहरी यादों के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी उम्र उस वक्त कोई तकरीबन 4 साल की थी और ये जंग अज़ीम दोयम का ज़माना था। घर का मामूल कुछ इस तरह से था कि सुबह सुबह वालदा उठती और वो नाश्ते की तैयारी जो होती थी वो शुरू कर देती। वालिद साहब सुबह ही घर से नीचे बाबू पंसारी की दुकान थी जहाँ पे के अखबार आता था, तो वो ख़बरें देखने के लिए उधर चले जाते और अखबार पढ़ने के बाद फिर वो तशरीफ़ लाते और नाश्ता करते। लेकिन उस रोज़ जब मैं सो के उठा तो कुछ मामलात और तरह के थे। वालिद साहब एक कोने में बैठे हुए थे, वो अखबार पढ़ने के लिए नहीं गए। वालिदा नाश्ता तैयार करने की बजाय एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। मेरा छोटा भाई फैयाज़ मुझसे तकरीबन 2.5 साल छोटा, जाहिर है उस वक्त उसकी उम्र कोई 1.5 बरस की होगी, वो आराम से सोया हुआ था। लेकिन मैं सारी सूरत हाल से कुछ परेशान सा हो गया। वालिदा की तरफ देखा, मैंने पूछा भी कि अम्मी क्या बात? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मैं फिर आराम से बैठ गया। वालिद साहब कहने लगे, अच्छा मैं जाता हूँ, देखता हूँ कहीं। वो चले गए। वालिदा ने कुछ रोते धोते हुए नाश्ता तैयार किया और मुझे दिया। कुछ देर के बाद मेरे मामू महबूब साहब भी आ गए। उन्होंने पूछा कि हाँ बहन हुआ क्या? कहने की पता नहीं, कल ये उसके जो वालिद हैं उन्होंने कुछ थोड़ा सा डांटा उसको, तो उसके बाद से गया है, रात भर नहीं आया, मैं तो सो नहीं सकी, पता नहीं कहाँ चला गया महमूद मेरे बड़े भाई साहब का नाम। असल में हम 3 भाई थे, महमूद साहब, दूसरे नंबर पे मैं और तीसरे नंबर पे मेरा छोटा भाई फैयाज़। तो मामू ने कहा कि उसके दोस्तों से पूछना था, उधर से पूछना था, इधर से पूछना था। क्या? हम वालिदा कहने लगी कि नहीं वो तो पूछा है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा, अब फिर उसके वालिद गए हैं पता करने के लिए। मामू ने कहा उनके 1-2 दोस्तों को मैं भी जानता हूँ, तो मैं जाके पता करता हूँ। अगर 2-3 दिन ना इसी तरह से गुजर गए, कभी वालिद साहब जाते, कभी मामू जाते, कभी कुछ और अजीज़ जाते, लेकिन महमूद साहब का कुछ पता नहीं चला। और वालिदा के आंसू थे कि वो थमने में ही नहीं आ रहे थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन महमूद साहब की कोई खबर नहीं थी। वालिदा हर रोज़ उनको याद कर कर के रोती। वालिद साहब भी एक कोने में बैठ के तो वो ठंडी आहें भरा करते। तकरीबन 2.5 महीने के बाद एक रोज़ एक चिट्ठी मौसूल हुई और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वो चिट्ठी महमूद साहब की थी, जिसमें लिखा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए, लेकिन बस ये मुझसे गलती हो गई। मैं अब फ़ौज में भर्ती हो गया हूँ और आजकल मैं अम्बाले में हूँ। हमें ये हुक्म है कि कुछ अर्से के बाद हमें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। अगर आपसे मुमकिन हो सके तो इस गुस्ताख बच्चे को यहाँ अम्बाले में आके मिल लें। अब जाहिर है महमूद साहब का ख़त था और फिर उसमें यह था कि अभी मुझे यहाँ आके मिल लें। वालिद साहब चूँकि रेलवे में थे तो फौरी तौर पे वो चलने का बंदोबस्त हो गया। अब मुझे ये तो याद नहीं कि हम किन किन रास्तों से गुज़र के अम्बाले तक पहुँचे। गालिबन एक तांगा लिया, फिर एक बिल्डिंग थी बड़ी सी, एक खुला सा मैदान था। दरवाजे के साथ जब हम दाखिल हुए तो वो वहाँ पे कुछ फ़ौजी खड़े थे। वालिद साहब ने उनसे बात की, वो उनको एक कमरे में ले गए। उसके बाद एक आदमी वहाँ से आया, उसने कहा कि वो तो अभी वहीं बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ आए। तो वो एक कमरे में ले गया हमको। वहाँ पे लोहे की चारपाइयाँ बिछी हुई थी,
मैं, वालदा साहिबा और छोटा भाई फैयाज हम वहाँ बैठ गए। तो 10 मिनट के बाद भाई साहब फौजी वर्दी पहने हुए, उनके पीछे पीछे एक और आदमी जिसने एक बाल्टी उठाई हुई थी, तो अंदर दाखिल हुए। अम्मा तो उनको देखते ही एकदम से लिपट गई, महमूद, और उनके आंसू वो थमने में नहीं आ रहे थे। वो जो बाल्टी थी उसमें कच्ची लस्सी थी, बहुत ठंडी। जो बाल्टी थी उसके बाहर भी वो ठंडक का पसीना सा आया हुआ था। तो हमने वो पिया। तो अम्मा ने कहा कि देखो तुमने क्या किया, मैं तो अब रोते रोते इतनी परेशान हो गई तुम्हारे लिए, इतना अरसा तुमने ख़त भी नहीं लिखा, कि तुमने बहुत जुल्म किया मेरे साथ। भाई साहब कुछ माफ़िया वाफ़ियाँ मांगते रहे। इतने में वालिद साहब भी आ गए। वो कहने लगे कि मैंने कर्नल से बात की है, वो कहता है ना तो इनको छुट्टी मिल सकती है और ना ही हम इनको रिलीव कर सकते हैं। चुनांचे वो कुछ 1.5-2 घंटे की मुलाकात रही और उसके बाद हम घर वापस आ गए। अब फिर वही मामूल हो गया कि वालदा साहिबा भाई को याद करती। वो जो खिड़की बाज़ार की तरफ खुलती थी उस पे एक चिक डली हुई थी, वो उसके एक शहतीरी को हाथ से दबा के बाज़ार की तरफ देखती रहती। तो एक दिन वहाँ से चंद लड़के गुजरे। भाई साहब जब घर छोड़ के गए तो उस वक्त वो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में FA के तालिब इल्म थे और फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो वो जो बच्चे वहाँ से गुजरे तो एक ने कहा कि अरे ये महमूद का घर है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ यार, अगर आज वो होता ना तो फिर हमें शिकस्त ना होती। बस ये सुनना था कि वालदा साहब के आंसू फिर जारी हो गए। तो चंद दिन के बाद भाई साहब का एक और ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि हम यहाँ से कराची जा रहे हैं और कराची में कुछ दिन रहने के बाद मुझे कहीं और भेज दिया जाएगा, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो कराची तशरीफ़ ले आए। हम कराची के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन का सफ़र था। मुझे नहीं मालूम कि वो कितना लंबा सफ़र था। मैं कई बार सोया, कई बार जागा, लेकिन गाड़ी जो थी वो मुसलसल चले जा रही थी। हमारे डिब्बे में वो एक कूपे होता है छोटा सा, उसमें एक यूरोपियन लेडी भी थी। तो पता नहीं वालदा साहबा के जी में क्या आई, तो वो उनसे कहने लगी कि मेम साहब, मेरा बच्चा है, मैं बीमार हूँ, वो फ़ौज में चला गया है, आप कुछ करो ताकि वो फ़ौज से आ जाए बाहर, वरना मैं तो उसकी जुदाई में मर जाऊँगी। अब वो यूरोपियन लेडी थोड़ी थोड़ी उर्दू भी बोलती थी। कहने लगी देखो तुम फिक्र मत करो, मेरा अपना बच्चा और मेरा हस्बैंड वो दोनों फ़ौज में है। ये तुम समझो कि ये नेशनल ड्यूटी है। इस वक्त हमको कुछ और नहीं सोचना है। इस वक्त हमको अपना मुल्क की और कौम की खिदमत करना है। वालदा साहिबा जो थी वो ये सुन के तो खामोश हो गई। बहरहाल बहुत लंबा सफ़र था। मुझे नहीं पता 24 घंटे थे कि 48 घंटे थे। हम लोग कराची पहुंच गए। बग्गियां चलती थी वहाँ पे, बड़ी साफ़ सुथरी सी सड़कें थी। ये आप समझ लें कि सन 41 की बात है ये। तो वो वाले साहब के एक दोस्त थे, उनके घर हम पहुँच गए। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया। हमारे रहने के लिए एक कमरा जो था वो हमें दे दिया। रात को कमरों में सोते थे, बड़ी ठंडी हवा चलती थी। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो सड़कें जो हैं वो धोई जा रही हैं। उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया और भाई साहब को मिलने के लिए रवाना हुए। तो वहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्राम चलती हुई देखी। टन टन करते उसकी रफ्तार कुछ ऐसी थी कि कोई भी आदमी उसमें चलती ट्राम में बैठ भी जाता था और चलती ट्राम में उतर भी जाता था। वो एक मैदान था जहाँ कुछ टेंट लगे हुए थे। वहीं भाई साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे। चुनांचे उनको घंटे डेढ़ की मुलाकात थी। उसके बाद हम वापस आ गए। कराची में फिर समंदर देखने के लिए गए। समंदर मैंने पहली बार देखा। पानी जो था
वो एकदम से आता और पाँव को छूता आके, तो बड़ा अजीब सा लगता था मुझे। उसके बाद हमने वहाँ से जो कराची की सौगात थी, सोहन हलवा, वो ख़रीदा और फिर लाहौर वापस आ गए। अब ये हुआ कि भाई साहब के जो खतूत थे वो आते रहते थे, और हम जो थे, जाहिर है कि वालदा साहबा सबसे ज़्यादा कंसर्न थी, वही उन खतूत को पढ़ती, एक बार नहीं कई कई बार पढ़ती। और फिर सबसे मुश्किल लम्हा वो होता कि जब कभी को बारात गुजरती। आजकल तो वो दस्तूर नहीं है, लेकिन उन दिनों में जो बारातें होती थी आमतौर पे पैदल ही चला करती थी। उनके आगे आगे बैंड बाजा होता था, पीछे घोड़े पे सवार दूल्हा होता था, और बाकी पीछे बाराती जो होते थे वो पैदल चलते हुए आते थे। शायद कहीं कोई लंबा सफ़र होता हो तो वो कोई बसों का इंतज़ाम करते होंगे, लेकिन अक्सर ये होता था कि फ्लेमिंग रोड वाले बाज़ार से जो बारातें होती थी वो गुजरती थी, और वालदा साहिबा उसी खिड़की से उनको देखती और रोया करती कि महमूद होता तो मैं भी उसकी खुशी देखती। वक्त गुजरता गया, फिर ये हुआ कि जंग जो थी वो ख़त्म हो गई। मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया उस वक्त। मैं ग़ालिबन चौथी जमात में था जब ये जंग ख़त्म हुई है। तो ये जो मेरी पढ़ाई की दास्तान है, ये मैं अलहदा किसी वक्त आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो वो एक दिन मेरा छोटा भाई फैयाज कहने लगा कि वो महमूद जो है वो आ गया है। तो सब ने हैरान होकर पूछा कि वो कहाँ आ गया है। तो उसने कहा कि मैंने देखा है, उसने वर्दी पहनी हुई है, क्योंकि सब महमूद कहते थे इसलिए हम भी महमूद ही कहते थे। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा था, और वाकई उससे अगले दिन महमूद साहब जो थे बड़ी खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चंद दिन तो मेल मुलाकातों में, खानों में, बातों में गुजर गए। अब वालदा साहिबा की जो दिली तमन्ना थी, उन्होंने उसको अमली रूप देना शुरू किया कि महमूद की अब शादी करनी है। अब शादी के लिए मेरी वालदा, मेरी 2 ममानियाँ थी, वो और कुछ अजीज़ ख़वातीन, वो सब रिश्तों के लिए मुख्तलिफ़ घरों में जाती, लेकिन जब वो वापस आती तो मैं उनके तबसरे बड़े शौक़ से सुना करता कि नहीं, लड़की का कद बहुत छोटा है, अरे उसका तो माथा ही नहीं है, अरे उसकी आंखें देखी थी, नहीं नहीं भाई नहीं, हमारे लड़के को तो ये लड़की नहीं चाहिए। इसी तरह की बहुत सी बातें, क्योंकि उन दिनों में कुछ ऐसा होता था देखने का सिलसिला कि ये देखा जाता था कि लड़की जो है उसके नैन नक्श कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, माथा कैसा है, जो आजकल शायद इतना नहीं देखा जाता। एक जनरल व्यू लिया जाता है कि लड़की देखने में स्मार्ट होती हो। आखिर ये हुआ कि एक दिन फिरोज़पुर में एक लड़की देखने के लिए गए तो पसंद आ गई। उस बच्ची के वालिद और वालदा इंतकाल कर चुके थे, और वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उनके साथ मामला तय पा गया, और शादी की तारीख भी जो थी वो मुकर्रर हो गई। बाकी जो तफसील है वो मैं आइंदा जो वीडियो होगी उसमें पेश करूँगा, लेकिन इससे पेशतर के मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँ, आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।